बिलाल साहब आपसे पहले पूछ रहा था कि अगर बेटी आपकी बच्चा अगर बेटी है और माँ की दूसरी शादी हो चुकी है तो इस हवाले से फिर कोर्ट क्या देखेगी? जी, वहाँ पे कोर्ट जो है वो देखेगी, क्योंकि बेटी है, फीमेल है, तो वो अपनी अगर उसका भाई ऑलरेडी अपने वालिद के पास है तो या अकेली है तो वो प्रायोरिटी कोर्ट जो है वो देगी वालिद को। ठीक, वालिद को देगी, वालिद को देगी कि बच्ची की कस्टडी वालिद को दी जाए। इसकी छोटी सी मैं यहाँ पे एक बात समझा दूँ, जो उसका स्टेप फादर है वो उसके लिए ना महरम होगा। हाँ। वो चीज़ इसी सूरत हाल में मैं बिल्कुल ऐसा। और इसमें एक और चीज़ भी है, कोर्ट फिर बाकी सर्कमस्टांसेस भी देखते हैं, क्योंकि जो हायर कोर्ट से उनकी जजमेंट आ चुकी है कि सिर्फ खातून की मैरिज जो है वो बच्ची की कस्टडी ट्रांसफ़र करने का सबब नहीं बन सकती। दूसरे सर्कमस्टांसेस भी देखे जाएंगे, अकॉर्डिंगली फिर फैसला किया जाएगा। अच्छा तारिक साहब, यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन ये है कि किस हद तक हम साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करते हैं मदर एंड फादर की, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल वेलबींग, तो क्या साइकोलॉजिकल वेलबींग देखी जाती है? फॉर एग्जांपल, अगर एक केस मैं आपके सामने रखती हूँ जो कि मेरे पास मतलब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आते हैं कि फादर इज वेरी अग्रेसिव, अब्यूसिव, हिट द मदर, मदर क्लेम द राइट कि आई वांट टू डिवोर्स हिम। अब बच्चा कहता है क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मदर नहीं है, बट mother don't want her child to be in the custody of the father. In that case, क्या कोर्ट इस चीज़ को कस्टडी को कंसिडर करेगी, इस फैक्ट को कि he does not have a stable mental well-being? देखिए, कोर्ट में जब केसेस जाते हैं ना तो वहाँ पे फैक्ट्स को प्रूव करना होता है। सही, सिर्फ एलिगेशन लगाना काफ़ी नहीं है। हाँ, अगर आप इन फैक्ट्स को प्रूव कर दें थ्रू प्रॉपर एविडेंस के बाद, अगर उनके कैरेक्टर को साबित कर देते हैं कि ये वायलेंट है, ठीक नहीं है, बच्चा इसके पास जाएगा तो बिगड़ जाएगा, बिल्कुल वेलफेयर उसकी बाप के पास नहीं है, तो कोर्ट कभी भी बाप को फिर यहाँ पे ये मैं एक कोर्ट में सॉरी मैं काट रही हूँ, लेकिन मैं एक केस में बता रही हूँ जिसमें मदर इसी चीज़ को प्रूव करना चाह रही थी कि फादर इज अ ड्रग एडिक्ट, ठीक है, और उसकी रिहेबिलिटेशन हो चुकी हुई है, एंड शी सेड कि वो जिस इंस्टीट्यूट में वो लेना चाहती थी उसने उससे कहा कि क्या अगर कोर्ट समन करेगी तो क्या वो उसको प्रोफाइल देंगे, तो द इंस्टीट्यूट सेड नो, वी कैन नॉट रिवील इट, हम बताएंगे हमारा तो रिकॉर्ड ही नहीं, हम तो रिकॉर्ड ही नहीं रखते। एविडेंस कहाँ से लाएं? ये पॉसिबल नहीं है। कोर्ट अगर बुलाए और कोई वाकई आप कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनके जो कंप्लायंस ना करे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जा सकता है। वो कह रहे थे हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, वो कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से हम अपना रिकॉर्ड हम अपने पास रखते नहीं, हम इतने साल बाद की बात हो रहा है, लेकिन जब कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया रिकॉर्ड बढ़ाने के लिए, अगर कोर्ट किसी भी इदारे से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसके से अगर वो रिपोर्ट तलब करती है और रिकॉर्ड तलब करती है तो वो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो अपना रिकॉर्ड वहाँ पर लेकर आए, चाहे वो जितना भी कॉन्फिडेंशियल क्यों ना हो, क्योंकि ये मामला इंसाफ का होता है। तो इंसाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर कोर्ट का इख्तियार है कि वो किसी भी महकमे को, इदारे को अपने सामने खड़ा कर सकती है। बिल्कुल सर, अगर ये कहना बहुत आसान है, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ पे जब आपके पास फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना और जब पैसा हो तो इंस्टीट्यूट्स बहुत सी चीज़ों को मैनिपुलेट कर देते हैं, एंड फीमेल्स दे गेट ड्रैग अराउंड ऑल द वर्ल्ड। अच्छा साहब, आपने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कोर्ट किसी इदारे से रिपोर्ट तलब करे और आगे इदारा रिपोर्ट ना पेश करता हो? इस तरह डिले किया जा सकता है बट एट द एंड उनको पेश रिपोर्ट देनी पड़ती है। वो कोर्ट के पास इख्तियार है, वो वारंट गिरफ्तारी उसके सरबराह इदारे के सरबराह जारी करवा देती है और फिर जो है वो अल्टीमेटली उनको रिकॉर्ड देना पड़ता है। कोर्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा केस इस्टेब्लिश करना जो है वो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है। जब केस आप इस्टेब्लिश कर लें, कोई एविडेंस दे दें कि वाकई वो ड्रग यूज़ करता था। नॉर्मली ऐसे केसेस आप कितने देखते हैं कि जिसमें वालिद जो है वो ड्रग एडिक्ट हो और उसमें साबित करना पड़ता है एंड कस्टडी ये का तो केस बहुत ज़्यादा। आजकल अगर केसेस की बात करें जो गार्डियन कोर्ट में या आ रहे हैं, उसमें हर दूसरी पिटिशन के अंदर जो है वो यही चीज़ तशद्दुद की लिखी जाती है और ये कहा जाता है कि ये नशा करता है, जो ख़र्चा नहीं देता था, इस वजह से सेपरेशन भी हो चुकी है और जो है वो हमें जो है और ये सारे इल्ज़ामात को बेसिकली आपको साबित करना पड़ता है। बिल्कुल, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बाप की माली हालत ठीक नहीं है या वो लड़ाई झगड़े करता है या वो वायलेंस क्रिएट करता है घर में, बच्चों पर तशद्दुद करता है या माँ पर करता है, तो ये सारी चीज़ों का सबूत तो आपको देना पड़ता है ना। बिल्कुल, सबूत देना फिर जाकर कोर्ट किसी नतीजे पर पहुँचती है। हम यहाँ पर एक कॉलर भी ऐड करेंगे, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मिराल है और मैं गुजरात से बात कर रही हूँ।
मेरी बहन की तकरीबन 2-3 साल पहले शादी हुई थी और उनकी एक बेटी भी है, और हमने अदालत में केस भी किया था बच्चे की खर्चे और नानो नफका का। वहाँ पे अदालत में फैसला भी हुआ था कि बच्ची का जो बाप है वो उसका खर्चा उठाएगा, और अदालत ने कुछ अमाउंट जो है वो फिक्स भी की थी, लेकिन उसने वो अदालत में अभी तक कोई अमाउंट भी जमा नहीं करवाई, और 6 महीने हो गए हैं मेरी जो बहन है उसको अपनी बेटी के लिए कोई खर्चा भी नहीं मिला। तो मुझे ये बताएं कि अब हम इससे आगे क्या स्टेप ले सकते हैं कि वो उसका खर्चा दे। जी ठीक है जी ज़ुहैब साहब। उस डिग्री के इजरा में इनको जाना पड़ेगा उसी कोर्ट के अंदर ही, वहाँ पे इजरा दाखिल करेंगे, अदालत पे उसको पहले समन करेगी, अगर वो नहीं आएगा तो उसके वारंट निकाल लेगी, गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है। और अगर वो नहीं आता और आने गिरफ्तार होने के बाद भी खर्चा अदालत में पे नहीं करता, अदालत उसको जेल भेज देगी, और जो एरियर्स उसके लैंड एरियर्स होंगे उनमें से जो वो पैसे हैं वो रिकवर किए जाएंगे। और मैं यहाँ पर ये भी ऐड करता जाऊँ कि ऐसे मामलात के अंदर कोर्ट्स बड़ी स्ट्रिक्ट हैं और उनकी बड़ी क्लियर पॉलिसी होती है। अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी उठाने से गुरेज करता है या बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है तो कोर्ट्स जो है उनको अदालत में ना सिर्फ बुलाती हैं बल्कि गिरफ़्तार करके जेल भी भेज देती हैं। तो इससे आगे हम बात करेंगे राबिया साहब आपसे कि जब घर में झगड़े होते हैं और बात तलाक तक पहुंचती है, जब वायलेंस होता है, बच्चों के ऊपर इस चीज़ का किस तरह असर होता है? देखिए, जो आपके पैदाइश से लेकर 5 साल तक ये बच्चों की साइकी बहुत क्रिटिकल होती है। इसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल, जब आपकी 5 एरियाज डेवलप हो रहे होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स, आपकी सोशलाइजेशन, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी लैंग्वेज। इसमें जब आप देखते हैं अपने माँ बाप को झगड़ते हुए, जब आप देखते हैं अब्यूसिव लैंग्वेज, उनके जिस वक्त जिनका दिमाग बन रहा होता है तो उनकी मेंटालिटी वहाँ पे डिस्टॉर्ट हो जाती है। उस टाइम पे रिक्वायर्ड था उनको लव, सपोर्ट, उनको कॉन्फिडेंस, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जी बिल्कुल। लेकिन जब वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और वो और आपको पता है, जब अक्सर कहा जाता है कि अगर आपने कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं भी, मतलब मैं नहीं कहती कि हर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, तो कीप इट आउट ऑफ द रेंज ऑफ द चिल्ड्रन। बिल्कुल। क्योंकि उनको वो फिर ये लगता है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलती, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। दे बिकम सो मच हाइपर एक्टिव, दे बिकम सो पैनिक, दे बिकम सो स्केयर्ड कि उनको कानों पे हाथ रख लेते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर के अंदर ये चीज़ देखी नहीं जाती। माँ बाप जब लड़ते झगड़ते हैं वो सिर्फ अपना और अपने रिलेशन को देख रहे होते हैं, ये नहीं देखते कि इस चीज़ का असर बच्चों पर क्या हो रहा है। वो भूल जाते हैं कि उनके बच्चे भी हैं, वो भूल जाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको पहले भी शुरू से स्टार्ट ये किया था कि इन माय एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव सीन इट कि पेरेंट्स यूज देयर चाइल्ड एज अ टूल। बिल्कुल बिल्कुल। तुम इसको लेके आओ, उठाया बच्चे अपने, हमने जब भी एक वर्ड सुना है उसने अपने बच्चे उठाए और अपने उसके ससुराल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों से नहीं। बिल्कुल सही। अर्शद साहब ये बताइए कि जब अक्सर ऐसे केसेस में बच्चों को कोर्ट्स में लाया जाता है तो उनकी क्या मेंटल कंडीशन होती है? वो बड़े सहमे होते हैं और उन बच्चों के अंदर आम बच्चों की निस्बत उस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका नहीं होता। अच्छा, उसमें ये है कि अक्सर वहाँ पर बच्चे जो कोर्ट्स में आते हैं वो फिर कह देते हैं कि हमारी फुटेजेस वगैरह, उनके पेरेंट्स एक तरफ जो कहते हैं वो हमारी इनकी फुटेज ना बनाएं ताकि इनके स्कूल के बच्चों को ना पता चल सके कि इनके मामलात कोर्ट में चल रहे हैं। तो वो इस तरह के केसेस जो है वो जब ये सारे मामलात कर लेते हैं तो उसके बाद जो है शायद उनको ख्याल आता है। और जिस तरह अभी राबिया बात कर रही हैं कि बच्चों को टूल एज अ ब्लैकमेलिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है, जब वो ब्लैकमेलिंग टूल इस्तेमाल जो पेरेंट्स करते हैं तो उसके फिर सर्कमस्टांसिस, उसके फैसले जो है वो बड़े उसके असरात गहरे होते हैं और फिर वो जो है वो पछताते हैं एट द एंड। एक दिन जाके एक ख़तून मुझे गार्डियन कोर्ट में मिली और उसने कहा कि मैंने आज से 18 साल पहले मैंने खुला लिया था। ये 1 महीना पहले की बात है। और उसकी जो है वो 2 बेटियां थी और अब वो कहती है कि मैं उस टाइम जो है वो अब अपने उस फैसले के ऊपर पछता रही हूँ कि मुझे खुला नहीं लेना चाहिए था। मैं जो है वो अब यही मुआशरे को कहूँगी कि जो मर्जी हो अपने जो है वो हालात के ऊपर सेक्रीफाइस करें और आप इस तरफ ना आए, इस तरह का कदम ना उठाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि उसने सारा फेस किया और उसके बाद जो है वो कोर्ट्स में आती रही और बच्चों की मुलाकात का भी एक प्रोसीजर होता है। तो फिर वो जो है ना वो जो लोग समझते हैं कि हमने वो फैसला गलत उठाया था तो फिर वो एज अ मुआशरे में एक सोसाइटी को जो है वो सबक देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि आप इस तरह का कदम ना उठाएं ताकि आप लोगों का घर बचे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं छोटी सी बात कर दूं, एक सॉरी इन्हीं की बात की कंटिन्यूएशन में। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे अदालतों में
ख़वातीन को उनके हकूक़ मिलते हैं, हाँ। लेकिन माशरे में नहीं मिलते। माशरे में ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। जी आप मैं ज़ोएब साहब आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अब यहाँ पे हम बात हुई है कि कोर्ट में चले गए, ठीक है, अब बच्चों वो जब कोर्ट में जाते हैं तो एक आम नॉर्मल पर्सन के लिए भी एक कोर्ट की जो सिचुएशन होती है, हेयरिंग होती है, प्रोसीजर होते हैं, डिफरेंट किस्म के पीपल्स आ रहे होते हैं, वहाँ मर्द बहुत ज़्यादा होते हैं, औरत होती हैं, और इसका बच्चों पर बहुत असर होता है। बच्चे जब ऐसी जगह पे जाते हैं डरे हुए होते हैं, उनसे सवाल किया जाता है, मतलब आप घर में भी कोई उनसे ऊंची आवाज से पूछे तो वो डर जाते हैं। टेस्टिमनी ऑफ चाइल्ड, इसके लिए क्या कोई साइकोलॉजिस्ट वहाँ मौजूद होता है जो कि बच्चे की टेस्टिमनी करते वक्त उसकी मेंटल वेलबींग का ख्याल रखे, उसकी उस वक्त स्टेट ऑफ माइंड को काम रखे कि उसके लिए बाद में ट्रॉमा ना बने? देखिए, जो चाइल्ड की टेस्टिमनी है ना, कानून शहादत ऑर्डर उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। अब एक ऐसा बच्चा जिसको आमतौर पे आप कह लें कि 6-7 साल का बच्चा, उसको इतना शऊर नहीं होता, लेकिन आजकल के कुछ 6-7 साल के बच्चे भी काफ़ी शऊर में और बहुत एक्टिव होते हैं। तो जो जज साहब है वो खुद प्रिज्यूम करते हैं बच्चे से कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन करके, क्या है कि ये बच्चा इस लायक है कि इसकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड पे लाई जाए कि नहीं। जज साहब जब फुली तौर पे सेटिस्फाई होंगे कि बच्चा रिलैक्स है, जो बातें से पूछी जाएगी अपने शऊर में वो उसका बेहतर जवाब दे सकेगा, उसकी फिर टेस्टिमनी रिकॉर्ड होगी। अदरवाइज उसकी टेस्टिमनी जज साहब रिकॉर्ड नहीं करेंगे किसी भी। ठीक हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर जरूरत है तो क्या साइकोलॉजिस्ट मौजूद होता है? साइकोलॉजिस्ट मौजूद नहीं होता, वो पैसे आपको बता चुके हैं कि जो जज साहब हैं वो खुद प्रिज्यूम करते हैं, क्योंकि एज अ जज वो वहाँ पर ये इसी केस का फैसला करने बैठे तो होते हैं। अपने उसमें देख रहे हैं ना कि बच्चा फिट है कि नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ज़रूर होना चाहिए, ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ज़ुबैर साहब जो उनका क्वेश्चन है बेसिकली ना, इसी सारे वहाँ पर जब बच्चे आते हैं वहाँ पर मुलज़िमों को हथकड़ी भी लगी होती है, वो देखते हैं, वो बैड इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसी लाहौर हाई कोर्ट ने इसी चीज़ से जो है वो बच्चों को समझते हुए लाहौर में जो है वो एक शाम की कोर्ट बनाई है, जो इवनिंग कोर्ट है, वो शाम 2 बजे से लेकर रात 7 बजे तक काम करती है। ऐसा ही है। और वो उस टाइम जो है वो मुलज़म भी नहीं होते और इतना रश भी नहीं होता। वो पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं, बच्चों से मुलाकात करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। ये जो है वो तकरीबन 2019 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक साहब के दौर में ये एस्टेब्लिश हुई थी और अभी भी स्टिल वर्किंग कर रही है। तो जहाँ तक ताल्लुक है साइकेट्रिस्ट का, तो इस हवाले से इससे ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है ना कि बच्चों के मामले में अदालतें सीरियस हैं और मामलात को देखती हैं, इन सारी चीज़ों को। बिल्कुल यहाँ पर